हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। तो आज की टॉपिक है परावैद्युत तथा ध्रुवण। ध्यान से समझिएगा। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वे क्या हैं? अचालक हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टर होते हैं। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चालकों से अगर इनकी तुलना की जाए, चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है। अचालक पदार्थ परावैद्युत होते हैं और इनकी तुलना जब हम चालकों से करते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं। अगर होंगे भी तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जिसको हम नगण्य कर देते हैं। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप रखते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस चालक पर बल लगने लगता है। उस चालक पर बल लगने लगता है, जिसके कारण चालक के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यह बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। चालक में नॉर्मल रूप से चालक में जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर नाभिक का प्रभाव नहीं रहता है, तो चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके इस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर लेंगे कि प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यह उस समय तक होता रहता है जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरसन कर देते हैं तथा चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो कंफर्म है, आपको बताया गया है। चालक में मुक्त आवेश वाहक, ठीक है, जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, ये आप समझ रहे हैं। फिगर देखें, यह एक चालक है, कंडक्टर है। इसको आप एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। देखें E0, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसको दिखाया गया है दिशा को E0, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इसमें जब आप चालक को रखेंगे तो इस पर अंदर की तरफ भी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे आप देखें ई अंदर दिखाया गया है, जिसकी दिशा क्या है? इसके विपरीत है। बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है E0, उसकी तुलना में अंदर का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? उल्टा है। नेट क्या होगा? नेट जो होगा E0 प्लस ई अंदर बराबर 0। चालक के भीतर नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है, तो जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उस कंडीशन में चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करने, चालक में मुक्त आवेश वाहक क्या करेंगे? गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेंगे कि प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। प्रेरित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा। ई अंदर ई आउटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाएंगे, विरोध करेंगे।
और यह विरोध उस समय तक होता रहेगा जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त न कर देते हो, निरसन न कर देते हो, जिसके कारण चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। E0 प्लस E अंदर बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, यह कब होगा? जब हम किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब यह घटना होगी। ठीक है, अगर हम किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखें तब क्या होगा? अगर हम किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखें तब क्या होगा? देखें ध्यान से, किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती है। किसी भी परावैद्युत में, डाइलेक्ट्रिक में, यह जो आवेशों का, आवेश वाहकों का मुक्त गति हो रहा है, यह उसमें संभव नहीं होता है। किसी परावैद्युत में आवेशों की यह मुक्त गति संभव नहीं होती है। फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र, ठीक है, फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है। ठीक है, किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती है, लेकिन यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र जो है वह परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है। परंतु ठीक है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक है, तो परावैद्युत में भी क्षेत्र उत्पन्न होगा, कम मात्रा में होगा, जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करेगा। देखें फिगर, यह एक परावैद्युत पदार्थ है जिसको विद्युत क्षेत्र E0 में रखा गया है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E0 आप देखें, इसका मान अधिक है, इसकी तीर बड़ी है, और इसके कारण इसके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र वह काफी छोटी है। इसकी तुलना में E अंदर का मान क्या है? छोटा है। ठीक है, वैल्यू छोटा बता रहा है। और चालक में क्या था? जितना बाहर उतना अंदर। ठीक है, दोनों बराबर दिख रहे थे, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर दिए और E0 धन E अंदर बराबर 0 हो गया। लेकिन परावैद्युत में आप देख रहे हैं, बाहर विद्युत क्षेत्र E0 बड़ा है और अंदर जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित आवेश के कारण वो बहुत कम है, E अंदर का मान बहुत कम है, जिसके कारण अंदर E0 प्लस E अंदर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं होगा। तो आपने देखा कि किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती। फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक है, आगे देखें, परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप में निरक्षित नहीं करता है, निरस्त नहीं करता है। ठीक है, चालक से भिन्न इस प्रकार का जो प्रेरित विद्युत बाह्य क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यह यथार्थ रूप से निरक्षित नहीं करता है। पूरा देखें, यहाँ पर एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 0 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। यह क्या करेगा? क्षेत्र के मान को घटा देगा। ठीक है, इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रभाव की सीमा कितनी होगी, वह कितना कम करेगा, यह परावैद्युत के नेचर पर, परावैद्युत के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत जो होते हैं वे कैसे पदार्थ होते हैं? अचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है या नगण्य होता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है?
जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करेंगे। चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यह उस समय तक होता रहता है जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त नहीं कर देते हैं। दोनों क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, E0 प्लस E अंदर बराबर 0 हो जाता है। लेकिन किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती है। परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती है। फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित करता है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को कंप्लीट रूप से, यथार्थ रूप से निरक्षित नहीं करता है, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। ठीक है, इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह कितना इफेक्टिव होगा, यह परावैद्युत के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रभाव को समझने के लिए हमें किसी परावैद्युत पदार्थ के आणविक स्तर पर आवेश वितरण का अध्ययन करना होगा। यह जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको किसी परावैद्युत पदार्थ में आणविक स्तर पर आवेश वितरण का अध्ययन करना होगा। तो आइए अध्ययन करते हैं। देखें, इस प्रभाव को समझने के लिए हमें किसी परावैद्युत पदार्थ में आणविक स्तर पर आवेश वितरण के अध्ययन की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझो ध्यान से। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकते हैं। किसी पदार्थ के अणु जो हैं वे ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखें, यह आपका H2 है, हाइड्रोजन है H2। यह अणु कैसा है, ध्रुवीय अणु है। यह ध्रुवीय अणु है H2, अध्रुवीय अणु है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो यह अध्रुवीय अणु होता है H2। उसी तरह से CO2 भी अध्रुवीय अणु होता है। लेकिन यह Cl क्या है, ध्रुवीय अणु है। Cl क्या होता है, ध्रुवीय अणु होता है। Cl पे पार्शियल माइनस उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस उत्पन्न होता है, अर्थात यह ध्रुवीय अणु बन जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है इसमें माइनस से प्लस की ओर। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं उत्पन्न हो पाता है अध्रुवीय अणुओं में, लेकिन ध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसी तरह H2O भी, ठीक है, ध्रुवीय होता है, इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी दिशा नीचे की तरफ होती है। तो आप देख रहे हैं किसी पदार्थ के अणु जो होते हैं वे ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकते हैं। किसी अध्रुवीय अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अगर कोई अध्रुवीय अणु है, जैसे H2CO2 अध्रुवीय अणु है, इनमें धन आवेश और ऋण आवेश के जो केंद्र होंगे वे संपाती होंगे। तब अणु का कोई अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जब धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उस कंडीशन में द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन O2 तथा हाइड्रोजन H2 अणु अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं, जिनमें
सममित के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो H2 और O2 में सिमेट्री के कारण, सममित के कारण डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत कोई ध्रुवीय अणु वह होता है जिनमें धनावेश ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। ध्रुवीय अणु जो है वह अणु होता है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। उस स्थिति में भी अलग होंगे जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है। जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है उस स्थिति में भी यह अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे अणुओं में अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे अणुओं में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे HCl। HCl जैसा आयनीय अणु अथवा जल H2O का कोई अणु ध्रुवीय अणुओं का उदाहरण है। ठीक है, तो HCl और H2O ये सब ध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं। इनमें धनावेश ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। उस कंडीशन में भी होगा जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि परावैद्युत प्रभाव को समझने के लिए हमें आवेश वितरण के अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, आणविक स्तर पर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। इस अध्ययन में आपने देखा कि पदार्थ के अणु दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनको रखते हैं तो क्या होता है। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो अध्रुवीय अणु होता है उसके जो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु के धन आवेश तथा ऋण आवेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। यह विस्थापन तब तक, ठीक है, यह विस्थापन कब रुकेगा। यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल द्वारा संतुलित हो जाता है। बाह्य बल जो है प्रत्यानयन बल के द्वारा संतुलित हो जाता है, तब यह विस्थापन रुकता है। ठीक है, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु को रखते हैं तो अध्रुवीय अणु के धनावेश तथा ऋण आवेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं और यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन द्वारा लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। प्रत्यानयन बल मतलब अणु में आंतरिक क्षेत्रों के कारण उत्पन्न बल। अतः अध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। ठीक है, अध्रुवीय अणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। उस कंडीशन में परावैद्युत को क्या कहेंगे, बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु को रखते हैं तो अध्रुवीय अणु के जो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं और यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल द्वारा संतुलित हो जाता है।
ठीक है, जिसके कारण अध्रुवीय अणु जो है एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। अध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस कंडीशन में, उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम केवल, समझे ध्यान से, हम केवल उस सरल स्थिति पर विचार करेंगे। ठीक है, हम केवल उस सरल स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, यहां पर आपको एक कंडीशन बताया जाएगा, एक सरल स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वह क्षेत्र की दिशा में होता है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, क्षेत्र की दिशा में होगा, तथा क्षेत्र तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्र जो होगा वह तीव्रता के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तीव्रता जैसे बढ़ेगी क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ठीक है, उसके ही दिशा में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो है। ठीक है, तो आप जो सरल स्थिति ले रहे हैं उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है और क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर, अलग अलग अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो परावैद्युत है उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वह अलग अलग अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के जुड़ने से उत्पन्न होता है। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत, ध्रुवीय अणुओं का, ठीक है, ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है। जो ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत, तो परावैद्युत जो है उसमें अगर ध्रुवीय अणु है उस कंडीशन में क्या होगा, अध्रुवीय अणु में, पहला आपने फिगर देखें ध्यान से, यह एक अध्रुवीय अणु है। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अणुओं में स्थिति देखें आप, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, माइनस एक तरफ हो जा रहे हैं और प्लस एक तरफ हो जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है जब विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसमें आप देखें धन ऋण की संख्या बराबर है। यह अध्रुवीय अणु में होगा। ध्रुवीय अणु में आप देखें जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऋण धन ऋण, ठीक है, एक व्यवस्था नहीं मिल रही है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है उस समय यह ध्रुवित हो जाएगा और ऋण एक तरफ और धन एक तरफ निर्देशित हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत, चाहे वो अध्रुवीय हो चाहे ध्रुवीय हो, द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करता है। ठीक है, विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं यह नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्रुवीय में क्या होगा, ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है।
अगर ध्रुवीय अणु है तो इसका भी कोई परावैद्युत है तो यह भी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेगा, परंतु इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होगा? भिन्न होगा। इसका कारण भिन्न होता है। क्या होता है समझे ध्यान से? किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य क्षेत्र नहीं लगा है उस कंडीशन में विभिन्न अस्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण रैंडम अभिन्नसित होते हैं। किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में विभिन्न अस्थायी द्विध्रुव जो होते हैं वे तापीय विक्षोभ के कारण, थर्मल हेजिटेशन के कारण रैंडम अभिविन्यसित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यह रैंडम रूप से अभिन्नसित हैं, ठीक है, रैंडम रूप से अभिन्नसित होते हैं, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुपयुक्त किया जाता है, जैसे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो व्यक्तिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। यह जो द्विध्रुव आघूर्ण रैंडम थे अब यह क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगेंगे। प्लस आप देखें एक दिशा और हो गए, माइनस एक तरफ हो गए, ठीक है। तो जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुपयुक्त किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा तो व्यक्तिगत एक एक द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं पर इनका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, ठीक है। जब सब अणुओं का योग किया जाएगा तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, ठीक है। यह कब होगा? द्विध्रुव अणु के लिए, ध्रुवीय अणु के लिए है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। जब नेट द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा इसका मतलब परावैद्युत क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं परावैद्युत पदार्थ भी ध्रुवित होते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ध्रुवीय अणु, ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्रुवण कितना होगा? ध्रुवण की सीमा जो है वह दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्रुवण की सीमा जो है दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है कि ध्रुवण कितना होगा कि नहीं होगा। कौन कौन है वे दो कारक? पहला है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। ध्रुवण की सीमा जो है वह दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला जो है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, तथा जो दूसरा है वह तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक जो है संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है तापीय ऊर्जा, और दूसरा जो है जो स्थितिज ऊर्जा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास कर रहा है और एक जो है उस संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। यह एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो ध्रुवण की सीमा जो है वह दो विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करेगी। अगर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है, तो ध्रुवण होगा। अगर तापीय ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो ध्रुवण नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अध्रुवीय अणुओं की भांति यहां भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रभाव हो सकता है, ठीक है। अध्रुवीय अणुओं की तरह यहां भी प्रेरित
द्विध्रुव आघूर्ण प्रभाव हो सकता है, परंतु व्यापक रूप से संरोहण प्रभाव ध्रुवीय अणुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यापक रूप से संरेखण प्रभाव जो है वह ध्रुवीय अणुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है और क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके अनुपाती होती है। अलग अलग अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। यह बातें अगर हम ध्रुवीय अणु में देखें तो ध्रुवीय अणु का कोई परावैद्युत किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेगा, परंतु इसका कारण अलग होता है। क्या होता है? किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न अस्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अविन्यसित होते हैं। उस कंडीशन में उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन जब कोई बाह्य क्षेत्र लगाया जाता है तो व्यक्तिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं, और जब सब अणुओं पर इनका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवण की सीमा जो है वो दो परस्पर विरोधी कारक पर निर्भर करेगी। पहला है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा है तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करता है। इसके अलावा अध्रुवीय अणुओं की भांति यहाँ भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रभाव हो सकता है, परंतु व्यापक रूप में संरेखण प्रभाव जो है वह ध्रुवीय अणुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकरण आपने देखा, अध्रुवीय अणुओं में क्या होता है और ध्रुवीय अणुओं में क्या होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में चाहे ध्रुवीय हो अथवा अध्रुवीय, परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकरण जो आप पढ़ा, ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु, दोनों ही प्रकरण में परावैद्युत जो है बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। ठीक है, इस ध्रुवण का मान कितना होगा ध्यान समझिएगा। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है, और इसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा, वेक्टर P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रैखिक समदैशिक परावैद्युत के लिए ध्रुवण P बराबर जाई E इंटू E होता है। ठीक है, ध्रुवण P बराबर क्या होता है? जाई E इंटू कैपिटल E होता है। यहाँ पे जाई E जो है वह परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। जाई क्या है? परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत माध्यम का वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको अर्थात जाई को पदार्थ के आणविक गुण से संबंधित करना संभव है। जाई को पदार्थ के आणविक गुण से संबंधित करना संभव है। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका ध्रुवण कहलाता है, और इसे कैपिटल P वेक्टर P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए ध्रुवण वेक्टर P बराबर जाई E इंटू वेक्टर E होता है। यहाँ पर जाई E जो है वो परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं।
ठीक है, जाई को पदार्थ के आणविक गुण से संबंधित करना संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रश्न यह है कि कोई ध्रुवित परावैद्युत, ठीक है, कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है, अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न यहां पर अब यह उत्पन्न हो रहा है कि कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। अब इसको समझना है कि कोई ध्रुवित परावैद्युत है तो वह अपने भीतर जो है किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। ठीक है, सरलता की दृष्टि से हम किसी ऐसे आयताकार परावैद्युत गुटके पर विचार करते हैं। ठीक है, सरलता की दृष्टि से हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, किसी ऐसे आयताकार परावैद्युत गुटके पर विचार करेंगे जो किसी ऐसे एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा है जो गुटके के दो फलकों के समांतर है। ठीक है, तो आप जो है कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है, इसको जानने के लिए आप जो है एक ऐसे आयताकार परावैद्युत गुटके पर विचार कर रहे हैं जो किसी ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जो गुटके के दो समांतर फलके हैं। ठीक है, गुटके के क्या है, दो समांतर फलके हैं। ठीक है, क्षेत्र के कारण परावैद्युत में एक समान ध्रुवण P होता है। क्षेत्र के कारण परावैद्युत में क्या होगा, एक समान ध्रुवण P होगा। फिगर देखें ध्यान से, यह फिगर है आपका, एक आयताकार परावैद्युत गुटका आपने माना है। फिगर में देखें, यह एक आयताकार परावैद्युत गुटका है, यह एक आयताकार परावैद्युत गुटका है। कोई एक समान ध्रुवित परावैद्युत पृष्ठीय आवेश घनत्व के समान होता है परंतु किसी आयतनीय आवेश घनत्व के नहीं। देखें यहाँ पे पृष्ठ पर इसका जो आवेश घनत्व है यहाँ पे माइनस सिग्मा पी है और यहाँ पे सिग्मा पी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया गया है ई को और यहाँ पे ध्रुवण पी को दिखाया गया है। ठीक है, एक समान ध्रुवण पी है, इसमें प्लस प्लस की एक तरफ जा रहे, माइनस माइनस संरेखित हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यह जानना चाह रहे हैं कि कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। इसके लिए आप जो है एक आयताकार परावैद्युत गुटका मानते हैं। ठीक है, जिसमें क्षेत्र के कारण परावैद्युत में एक समान ध्रुवण कैपिटल P है। इस प्रकार गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश या छोटे छोटे जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश डेल्टा V का क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण P डेल V होगा। ठीक है, जो छोटे छोटे आपको डेल्टा V अल्पांश दिख रहे हैं आयतन के, इसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, P डेल्टा V होता है। गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश डेल्टा V, ठीक है, का क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यह जो डेल्टा V आप देख रहे हैं छोटे भाग, सबके कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। P डेल V, P डेल V, P डेल V, P डेल V सबके कारण होगा। ठीक है, स्थूल रूप से अगर लिया जाए, स्थूल रूप से आयतन अल्पांश डेल V क्या है, बहुत छोटा है, परंतु इसमें अधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, स्थूल रूप से
जो आयतन अल्पांश डेल्टा भी है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें अत्यधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। परावैद्युत के भीतर, परावैद्युत के भीतर, परावैद्युत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अल्पांश डेल्टा भी पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। परावैद्युत के भीतर आप जो देख रहे हैं, ये जो आयतन अल्पांश डेल्टा भी दिखाई दे रहा है, इस पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता है। यद्यपि इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नेट आवेश नहीं होता, लेकिन इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि एक द्विध्रुव के धनावेश अपने से संलग्न द्विध्रुव के ऋणावेश के निकट होते हैं। एक द्विध्रुव के धनावेश जो हैं अपने से संलग्न ऋणावेश के निकट होते हैं। धनावेश जो है ऋणावेश के निकट होता है, इसलिए कोई नेट आवेश नहीं होता है। ठीक है, लेकिन परंतु परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है। ठीक है, परावैद्युत के पृष्ठ पर, सरफेस पर एक नेट आवेश घनत्व होता है। देखें, यह इस पृष्ठ पर है सिग्मा पी और इस पर है माइनस सिग्मा पी, पृष्ठ पर हैं। तो आप देख रहे हैं कि गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश डेल्टा भी का क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे पी डेल भी कहते हैं। स्थूल रूप से आयतन अल्पांश डेल्टा भी छोटा होता है, परंतु इसमें अत्यधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, इसमें अत्यधिक संख्या में आणविक द्विध्रुव होते हैं। परावैद्युत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अल्पांश डेल भी पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। यद्यपि इनमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, लेकिन नेट आवेश नहीं होता है। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक द्विध्रुव के धन आवेश अपने से संलग्न द्विध्रुव के ऋण आवेश के निकट होते हैं। धन आवेश ऋण आवेश के निकट होते हैं, परंतु परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है। परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, या विद्युत क्षेत्र इधर है और यह विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत एक नेट आवेश घनत्व है सिग्मा पी। ठीक है, दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे और बाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे हैं। ठीक है, दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के, देखें यहाँ पे धनात्मक सिरे हैं दाएं पृष्ठ पर, जबकि बाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे हैं, अनुदासित ठीक है, रह जाते हैं। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होता है। असंतुलित आवेश जो है वह बाह्य क्षेत्र के कारण क्या होता है? प्रेरित आवेश होता है। ठीक है, अतः द्विध्रुव परावैद्युत दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य हो जाता है। द्विध्रुवित परावैद्युत जो है, ठीक है, ध्रुवित परावैद्युत जो है वह दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी है। ठीक है, जो आवेशित पृष्ठ घनत्व है वे एक पर है सिग्मा पी और दूसरे पे है माइनस सिग्मा। ठीक है, तो आपने देखा चित्र में दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे हैं और बाएं सिरे पर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे हैं। ठीक है, असंतुलित आवेश जो है बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होता है। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होता है। अतः ध्रुवित परावैद्युत
ध्रुवित परावैद्युत जो है वह दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि इन पृष्ठीय आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, यह जो पृष्ठीय आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, ये बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं, इस बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। इस प्रकार परावैद्युत, ठीक है, इस प्रकार परावैद्युत में कुल क्षेत्र, परावैद्युत में कुल क्षेत्र उस प्रकरण की तुलना में जिनमें कोई परावैद्युत नहीं है कम हो जाता है। क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परावैद्युत में कुल क्षेत्र जो होगा उस प्रकरण की तुलना में जिसमें कोई परावैद्युत नहीं है की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी जो है, माइनस सिग्मा पी सिग्मा पी, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी परावैद्युत में मुक्त आवेशों के कारण नहीं बल्कि परिबद्ध आवेशों से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो पृष्ठीय घनत्व आवेश माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी उत्पन्न हुआ है, यह मुक्त आवेश के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है, यह परिबद्ध आवेश से उत्पन्न हुआ है, बाउंडेड चार्ज से उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने पढ़ा परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका नेट मान 0 नहीं होता है, उसमें भी कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब चालक को रखते हैं तो E0 धन E अंदर बराबर 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम परावैद्युत पदार्थ को रखें जो ध्रुवीय हो तो उसमें अंदर E0 धन E अंदर इक्वल टू नॉट 0 होता है, अर्थात व्यवहार में अंतर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।